नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में सीएम जो बैठक ले रहे थे वो बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान सामने आया। ये बड़ा ऐलान बेहद खास है। क्या कुछ है इसमें समझ लीजिए। योगी ने किसानों को यूपी में अब 30 से ज्यादा जिलों में सूखे के जो हालात बने हुए थे उसमें सांसदों और विधायकों ने सीएम को पत्र लिखा था। अन्नदाताओं के ट्यूबवेल का कनेक्शन अब नहीं काटा जाएगा और किसानों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान सामने आया है। योगी ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूपी में 30 से ज्यादा जिलों में सूखे जैसे हालात थे, उसी को लेकर यह बैठक चल रही थी। सांसद और विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था और सीएम योगी ने कहा है कि अन्नदाताओं के ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और वो किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के पक्ष में फैसला लिया है, दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि ये किसान मंडी में धरना प्रदर्शन 3 दिनों से कर रहे थे। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की गई है। जो किसानों के ऊपर केस लगाए गए हैं उसको विड्रॉ करने की बात की गई है और भी तमाम जो चर्चा केंद्रीय मंत्रियों के साथ में राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा की हुई थी उस पर अमल करने को लेकर ये 10 सूत्रीय मांगे सौंपी गई हैं। आपको इन चेहरों में कुछ पुराने चेहरे नजर आ जाएंगे। 18 से 20 अगस्त तक ये धरना चला है और आज इसकी समाप्ति हो गई है और इसी दौरान राकेश टिकैत ने भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। आंदोलन हमारा हुआ, मांग तो जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। आज तय हुआ कि जो हमारी डिमांड है उसके लिए लखनऊ में मीटिंग होगी अधिकारी से। करना सरकार को है, सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक हमारी बात नहीं माने। लखीमपुर का रास्ता किसानों ने देख लिया कहाँ कहाँ से आता है। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ, राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम तब्दील कर दिया गया है और उसके क्षेत्र को भी विस्तृत किए जाने का प्लान है, जिसको लेकर के योजना सरकार के पास भेज दी गई है और कब तक इस पर अमली जामा फैलाया जाएगा, इसको लेकर के हमारी संवाददाता जया सिंह ने खास बातचीत की है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी जी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। और इससे लगातार किस तरीके के कयास लगाया जा रहा है कि महानगर विकास प्राधिकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण नाम बदल किया जा सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कुछ विस्तार के लिए जो शासन से इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी तो उसलिए हम लोगों ने भेजा है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उस उतने विस्तार के लिए प्रपोजल एक प्रस्ताव गया है। शेष जो निर्णय होता है उसके बारे में बताएंगे। अभी से 5 जुलाई को भी मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बैठक हुई, तो उसमें ये कहा गया था कि जो अनियोजित तरीके से अलग तरीके से निर्माण हो रहे हैं ऐसे में उसको बंद करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए हमें इसका विस्तार, सीमा विस्तार करने की ज़रूरत है। जैसा बताया कि हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है, अब प्रपोजल पे निर्णय उच्च स्तर पे क्या होता है उसके बाद मतलब प्रपोजल पास नहीं। थैंक यू। ये थे एनडीए के वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी हमने प्रस्ताव जो है वो मुख्यमंत्री के पास तो भेजा है लेकिन अभी पास करने का इंतजार कर रहे हैं। अगर पास होता है तो हम जरूर इस निर्णय का फैसला करेंगे। कैमरा आसिफ के साथ जनता टीवी, लखनऊ। दूसरी तरफ जो खबर सामने आई है गाजियाबाद से, वो आपको गौरवान्वित महसूस कराने के लिए काफी है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा दिया गया है और ये तिरंगा छोटा मोटा नहीं बल्कि 75 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया है। माउंट किलिमंजारो में ये तिरंगा फहराया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। पीएसी में तैनात कांस्टेबल ने यह कारनामा कर दिखाया है, जिसके बाद जब वो घर लौटे तो घर का जो मंजर है वो किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि बेटे ने जो कारनामा किया है उससे देश का सर तो ऊंचा हुआ ही है, साथ में विश्व में भी भारत का परचम, भारत का तिरंगा एक बार लहराता हुआ नजर आया है। सरजमी का परचम
बुलंद किया है पीएसी के जवान ने। ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं और जब घर वापसी हुई तो दिवाली से कम माहौल नहीं था और जब उन्होंने तिरंगा लहराया था उसके बाद का ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। सर, ये जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वो चल रहा है, हर घर तिरंगा, 75 स्वतंत्रता दिवस पे अमृत महोत्सव का, तो मैंने काफ़ी साल पहले से सोचा हुआ था कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर जाना है और वहाँ अपने देश का झंडा फहराना है। तो मुझे लगा इससे अच्छा टाइम नहीं मिल सकता वहाँ पर जाने का, तो मैंने वहाँ सोचा, मैंने प्लानिंग की वहाँ पर जाने की, अपनी फिजिकल फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दिया। तो वहाँ पे हम और 2 मेरे महाराष्ट्र के दोस्त थे, निखिल और अजय, तो हम तीनों ने मिलकर वहाँ पर 75 फीट लंबा झंडा फहराया वहाँ पे अपने देश का। तो सरजमी का परचम बुलंद करते हुए नजर आए पीएसयू के ये जवान, हिमांशु इनका नाम है और इन्होंने किलिमंजारो पर ये जो तिरंगा फहराया, इसकी छोटी मोटी लंबाई नहीं थी, चौड़ाई नहीं थी, ये 75 फीट लंबा चौड़ा तिरंगा था जिसने देश में भारत का परचम बुलंद कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात मुजफ्फरनगर की करते हैं, जहां पर अवैध हॉस्पिटल्स को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। अवैध हॉस्पिटल्स को सील किया गया है, 2 अस्पतालों को सील करने की कार्रवाई अमल में लाई गई है और टीम की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ये कार्रवाई क्यों की गई है वो भी समझ लीजिए। ये जो अस्पताल हैं वो अवैध रूप से चल रहे थे। अवैध कैसे? क्योंकि वो जो तमाम मानक होते हैं किसी भी अस्पताल के स्थापित होने के लिए, फिर चाहे वो संसाधन हो या रजिस्ट्रेशन हो या अन्य कोई चीजें, वो इन अस्पतालों की पूरी नहीं थी, जिसको देखते हुए मुजफ्फरनगर में कार्रवाई को अमलीजामा पहनाया गया है। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से 2 अवैध अस्पतालों को सील कर दिया गया है जो कि मानकों को पूरा नहीं करते थे। अच्छे से देखिए, चरथावल कस्बे में जो है हमें 2 उनकी जो है अस्पताल की सूचना मिली थी, एक महक नर्सिंग होम और एक सहारा हॉस्पिटल, और उनके बारे में पता चला था कि वो जो है अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। तो वहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनको हमने निर्देश दिए थे कि वो तत्काल जाके उनकी जांच करें। उन्होंने वहाँ जांच की तो एक जगह तो उनको मरीज मिला भी, और उसके बाद उन्होंने मरीज को सरकारी अस्पताल में रेफ़र करा के और उसको अस्पताल को सील कर दिया, महक नर्सिंग होम को, और सहारा अस्पताल को भी सील कर दिया है इन्हीं शिकायतों के। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार पूरा मामला आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ते बढ़ते जब अवैध अस्पतालों को सील किया गया तो वो तमाम अस्पताल जो मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे, उन अस्पतालों को सील इस दौरान किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनको भी सबक मिल रहा है कि आखिरकार जो अवैध अस्पताल हैं उनका संचालन नहीं इन क्षेत्रों में होना चाहिए। मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य महकमे की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जिसमें स्वास्थ्य महकमे की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, 2 हॉस्पिटल्स को सील कर दिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा से खबर सामने आ रही है जहां पर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास में हादसा पेश आया था, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इस वजह से 2 लोग जो 2 श्रद्धालु हैं उनकी जान चली गई इस पूरी भगदड़ में और साथ में आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। मंगला आरती के समय यह हादसा हुआ है और समय इस आरती का करीबन 1:55 बताया जा रहा था। 2 कोविड के दौरान जब 2 सालों तक बैन रहा, उसके बाद जब बांके बिहारी के पट खुले वृंदावन में तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है भगदड़ में। कहा जा रहा है कि 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। भगदड़ के दौरान दम घुटने से मौत हुई है। मंगला आरती के समय यह हादसा हुआ है और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जो कि उपचाराधीन हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अव्यवस्थाओं के चलते इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि जो वहां का महकमा था वो वीआईपी मूवमेंट में इतना ज्यादा बिजी था कि वो आम लोगों के बढ़ते दबाव को देख ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया।
उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज अलीगढ़ जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार में बंदियों से मिलकर संवाद किया। इसी दौरान कारागार मंत्री ने जेल में निरुद्ध बंदियों से संवाद करते हुए जेल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जिला कारागार में ज्यादातर युवाओं की संख्या है। उन्होंने कहा कि संवाद के दौरान बंदियों ने अपनी की गई गलतियों को खुद ही स्वीकार किया है। मैं पहली बार जब जेल में गया तो मैंने देखा कि जो देश प्रदेश और अपने घर का भविष्य है, नौजवान लड़कों की संख्या जेल में अधिक मिली। उसके बाद मैंने तय किया कि सभी जेलों में उन बंदियों के साथ जो नौजवान हैं, जो हमारे देश प्रदेश का भविष्य है और अपने घर का भविष्य है, उनके साथ संवाद किया जाए। तो कम से कम 1.5 घंटे का संवाद मेरा हर जेल में रहता है। प्रयास किया जाता है कि आगे कोई अपराध वो ना करें। तो वहीं राजधानी देहरादून में मालदेवता स्थित सरखेत में सुबह सवेरे बादल फटने से भारी नुकसान पेश आया है। बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई वाहन पानी में तैरते भी नजर आए, तो कई भवनों में भी पानी प्रवेश कर गया। वहीं पुल टूटने के से कई ग्रामीण इलाके जो हैं, ग्रामीण अंचल, उनका देहरादून यानी कि राजधानी से सीधे तौर पर संपर्क टूट चुका है। बादल फटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेसीबी पर बैठकर आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, जहां संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जनता टीवी से खास बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि आपदा के बाद मौके का निरीक्षण किया गया है, जिसमें हर संभव मदद करने के लिए सरकार जनता के साथ खड़ी है। और इसी दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा भी पहुंचे हुए थे। आपदाग्रस्त इलाकों का उन्होंने भी दौरा किया और सरकार से प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की मांग भी की है। घरों में, सड़कों में और होटलों में सब जगह पर काफी मलबा आ गया है, पानी आ गया है, सड़कें बह गई हैं, पुल भी बह गए, काफी नुकसान हुआ है, जान माल का काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। उसका आकलन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और सड़क का जो आवागमन है वो सामान्य किया जाए। पुल जो टूट गए हैं वहाँ पर भी जो है वैकल्पिक पुल की कुछ व्यवस्था करें। इसके अतिक्रमण भी है और रोड में जिस तरीके से जो डंपिंग जोन बनाएगी उससे पानी को डाइवर्ट, जिससे पानी डाइवर्ट हुआ है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है कि अतिक्रमण ना हो या इस तरीके की चीज़ों में ध्यान दिया जा सके, वो क्या करते हैं, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करने की जरूरत है। और सरकार देखता हूँ इस समय क्या कदम उठा रही है। हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और हम सरकार के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि इस समय आपदा का माहौल है। हमारा पक्ष और विपक्ष दोनों का फर्ज बनता है कि हम लोगों के दिक्कतों को दूर करें। ये इस इलाके का दंश हो गया है कि हर बार बादल फटने की घटना, मलबा आने की घटना, बाढ़ आने की घटना ये लगभग हर साल हो रही है। पर सरकार इस ओर जो है आंखें मूंदे हुए है। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद भी शासन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि जान माल की सुरक्षा हो सकती, लोगों को बचाया जा सकता। आज विभागीय जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही इतनी है कि आज मालदेवता से द्वारा का पुल जो है टूट गया है, वो रास्ता अवरुद्ध हो गया है। वहाँ पर रायपुर थाना रोड का जो पुल है उस पर भी जो है विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते वहाँ पर भी पानी जो है दूसरी तरफ से निकल गया है। देहरादून के सारा खेत में जिस तरह का नुकसान हुआ है बादल फटने के बाद, वो तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। इस वक्त हम खुद आपदाग्रस्त इलाके में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह वो पुल है जो राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र को द्वारा से जोड़ता था और ये पूरी तरह से जमींदोज यहाँ पर हो चुका है। तस्वीर जिस तरह की है, साफ दिख रहा है कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर देर रात को हुआ है और पूरी बरसात के चलते यहाँ पर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। सड़क आगे से कट चुकी है और वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीण है दूसरी तरफ, उनका रास्ता आवागमन पूरी तरह से कट चुका है। और ये वो नदी है जिससे कुछ ही दूर ऊपर यहाँ पर बादल फटा था और काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री ने खुद घटनास्थल का यहाँ पर दौरा किया है, निरीक्षण किया है संबंधित अधिकारियों के साथ। देहरादून और टिहरी जनपद को यहाँ पर जोड़ने वाले जो कई पुल थे वो टूट चुके हैं। सामने की जो पहाड़ियां हैं वो टिहरी जनपद की हैं और इस वक्त हम देहरादून में खड़े हैं, तो साफ है कि देहरादून और टिहरी जनपद की जो एक कनेक्टिविटी थी ग्रामीण इलाकों की, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और साफ है कि आने वाले कुछ समय में राहत और बचाव कार्य तो जरूर शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कितनी जल्दी ये तमाम रास्ते जो है कनेक्टिविटी वो सुचारू हो पाती है, ये बड़ा सवाल बन चुका है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।
तो इन तमाम मंजर को देखते हुए बस एक ही लाइन जहन में आती है कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से अतिक्रमण जारी और आपदा भारी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।